दोस्तों, शायद आपने आज तक ब्लैक होल पर बहुत कुछ पढ़ा होगा और बहुत सारे YouTube के वीडियो भी देखे होंगे। आखिर ये टॉपिक है ही इतना इंटरेस्टिंग। जैसे कि आपने टाइटल में पढ़ ही लिया होगा, यह वीडियो ब्लैक होल पर आज तक का सबसे सटीक वीडियो है। इसलिए इस वीडियो को आप तक लाने के लिए मैंने पहले बहुत सारी रिसर्च की और उसके बाद आपके लिए ये वीडियो लाने की सोची। तो चलिए शुरू करते हैं शुरुआत से, बिग बैंग से नहीं बल्कि ब्लैक होल के बनने की शुरुआत से। दोस्तों, ब्लैक होल तब बनता है जब बहुत सारा मास बहुत थोड़े से वॉल्यूम में कंप्रेस यानी सिकुड़ जाता है और यूनिवर्स इसे ग्रेविटी के माध्यम से करती है। चलिए इसे एक एग्जांपल की मदद से जानते हैं। जब एक तारा जिसका मास सूरज से करीब 100 गुना ज्यादा है तब उससे ब्लैक होल बन सकता है, लेकिन किसी भी तारे का सारा मास ब्लैक होल का हिस्सा नहीं बनता। केवल उस तारे का अंतर्भाग यानी कि कोर, जो कि सूरज के मास का करीब 30 गुना ही है, ब्लैक होल का हिस्सा बनता है। अब आप पूछेंगे कि बाकी के 70% मास का क्या होगा? तो दोस्तों, इसका जवाब है कि वह 70% मास सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बस सितारे में सबसे भारी एलिमेंट ही रह जाएंगे, जैसे कि आयरन। इन भारी एलिमेंट्स के कारण इतनी ग्रेविटी होगी जिससे कि एक न्यूट्रॉन स्टार बन जाएगा। दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि न्यूट्रॉन स्टार वह स्टार है जिसमें ग्रेविटी के कारण इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन भी नहीं बच पाते, केवल न्यूट्रॉन ही बच पाते हैं। यह न्यूट्रॉन स्टार बहुत ज्यादा मास के होते हैं, जो कि कभी कभी सूरज से भी 100 गुना ज्यादा होते हैं। क्वांटम मैकेनिक्स के कारण न्यूट्रॉन बाहर की तरफ फोर्स लगाते हैं, लेकिन ये इतना कम होता है कि न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी के सामने इस फोर्स का कोई महत्व ही नहीं रह जाता। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद बने इस न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी लगातार इसे अपने कोर की तरफ खींचती रहती है और धीरे धीरे न्यूट्रॉन स्टार के आसपास का स्पेस टाइम भी मुड़ जाता है। ऐसा होने पर न्यूट्रॉन स्टार के आसपास एक बेहद ही काला घेरा बन जाता है, जिसे कि इवेंट होराइजन भी कहते हैं। यह अब एक ब्लैक होल है। फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें कोई होल नहीं है। दोस्तों, जैसे कि इस डायग्राम को आज तक आपने बहुत सारे वीडियोस में देखा होगा, लेकिन ब्लैक होल इस डायग्राम की तरह नहीं होता। ब्लैक होल इतना काला होता है कि बस यह एक काले चक्र यानी सर्कल की तरह नजर आता है। इसे देखने पर यह 3 डायमेंशनल बिल्कुल ही नहीं लगता। ब्लैक होल शब्द का इस्तेमाल लगभग 1965 के आसपास होना शुरू हुआ, क्योंकि शायद ब्लैक बॉल सुनने में इतना अच्छा नहीं लगता, लेकिन अगर देखा जाए तो ब्लैक होल से ज्यादा ब्लैक बॉल की तरह होता है। सुपरनोवा एक्सप्लोजन के बाद जब सितारे की बाहरी लेयर ब्रह्मांड में फैल जाती है और उसके बाद जो आयरन कोर बचता है उसकी ग्रेविटी में कोई चेंज नहीं होता। आसान शब्दों में कहूँ तो अगर वह आयरन कोर ग्रेविटी की चपेट में आकर छोटा होता जाता है तो आसपास के वातावरण में कोई खास फर्क नहीं पड़ता। जो खगोलीय वस्तुओं यानी सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स उस आयरन कोर के आसपास ऑर्बिट में होती हैं, वह उसी तरह ऑर्बिट में रहती हैं, जबकि आयरन कोर खुद ग्रेविटी की चपेट में आकर छोटा होता जाता है। किसी भी सितारे के ब्लैक होल बनने पर ऐसा नहीं होता कि आसपास की हर चीज उसके अंदर ही समा जाएगी। ब्लैक होल किसी भी उस सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट की तरह होता है जिसकी एक ग्रेविटी है। किसी भी चीज पर तभी असर पड़ता है जब वह ब्लैक होल के इवेंट होराइजन तक पहुंचकर उसे पार कर लेती है। वैसे तो ब्लैक होल बहुत तेजी से अपनी धुरी पर घूमते हैं, लेकिन चलिए मान लेते हैं कि अगर ब्लैक होल स्पिन नहीं कर रहा तो वह कैसा दिखता है और उसके आसपास की चीजें कैसी दिखती हैं। वैसे तो ब्लैक होल को धरती से देखा नहीं जा सकता, लेकिन अगर आप ब्लैक होल से कुछ दूरी पर हैं तो जो सबसे पहली चीज दिखाई देगी वह है एक काला घेरा और उसका चक्कर लगाती हुई लाइट। जी हाँ, जैसे कि आप जानते ही हैं कि ब्लैक होल की ग्रेविटी इतनी शक्तिशाली होती है कि वह लाइट को भी अपने अंदर खींच लेती है। तो ब्लैक होल के आसपास जिस लाइट ने अभी तक इवेंट होराइजन को पार नहीं किया, वह उसके आसपास चक्कर लगाती है, जिसे कि फोटोस्फीयर के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते ही हैं कि लाइट हमेशा सीधी लाइन में चलती है, लेकिन एक ब्लैक होल अपनी ग्रेविटी के कारण उस लाइट को भी अपने आसपास चक्कर लगाने पर मजबूर कर देता है। सही मायनों में कहें तो स्पेस और टाइम खुद एक ब्लैक होल के आसपास तेज गति से चक्कर लगा रहा होता है। दूसरी चीज जो ब्लैक होल से कुछ दूरी पर दिखती है वह है उसका भयंकर इवेंट होराइजन। चलिए बात करते हैं अब इसी के बारे में। ब्लैक होल के साइज को श्वार्ज़चाइल्ड रेडियस के नाम से भी जाना जाता है। ब्लैक होल में बदलने से पहले यदि किसी सितारे का मास 3 सोलर मास के जितना होता है तो उससे बनने वाले इवेंट होराइजन का रेडियस करीब 20 से लेकर 22 किलोमीटर तक होता है। शायद यह आपको सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा। आखिर हमारे सूर्य से भी बड़ी चीज इतनी छोटी होकर सिमट जाती है। क्वांटम फिजिक्स के अनुसार 20 से 22 किलोमीटर तक का रेडियस सबसे निचले दर्जे का रेडियस है, जिसके होने पर एक ब्लैक होल का बनना संभव हो जाता है। लेकिन जैसे जैसे कोई ब्लैक होल आसपास की चीजों को अपने में समाना शुरू कर देता है, वैसे वैसे उसके इवेंट होराइजन का साइज भी बढ़ता जाता है। आखिर इवेंट होराइजन शब्द में होराइजन शब्द का क्या मतलब है? असल में होराइजन शब्द का मतलब होता है एक ऐसी सीमा या बाउंड्री जिसके पार हम देख नहीं सकते। यह ठीक उसी तरह होता है जिस तरह समुद्र में अपने से दूर जाते हुए पानी के जहाज को धीरे धीरे हम गायब होता देखते हैं। असल में होता यह है कि पृथ्वी के घुमाव की वजह से धीरे धीरे वह जहाज गायब होता नजर आता है। इसी तरह कहा जाए तो इवेंट होराइजन वह सीमा है जो किसी भी इवेंट यानी घटना को विजिबल नहीं होने देती। दोस्तों, कहा जाए तो ब्लैक होल के इवेंट होराइजन को ही हम ब्लैक होल की बाहरी सीमा मानते हैं। जैसे ही किसी न्यूट्रॉन स्टार का सारा मैटर सिमटकर एक ब्लैक होल बनाकर इवेंट होराइजन बना लेता है, ठीक उसी समय इवेंट होराइजन के अंदर की कोई भी चीज का बाहरी यूनिवर्स के साथ सारा नाता खत्म हो जाता है। आसान शब्दों में कहा जाए तो ब्लैक होल के अंदर हर चीज का नाता टाइम और स्पेस के साथ पूरी तरह से खत्म हो जाता है। ब्लैक होल के अंदर समय वैसा नहीं रहता जैसा वह हमारे लिए है। अगर हम टाइम को बताने के लिए
अभी शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो हमारे अभी शब्द और ब्लैक होल के अंदर के अभी शब्द में बहुत अंतर होगा। कहा जाए तो हमारे समय और ब्लैक होल के अंदर के समय में कोई नाता नहीं रहता। आसान शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करूं तो मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि ब्लैक होल यूनिवर्स के अंदर नहीं होता, बल्कि ब्लैक होल यूनिवर्स का एक मिसिंग पार्ट होता है जो यूनिवर्स में होते हुए भी यूनिवर्स का हिस्सा नहीं है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ब्लैक होल के बारे में ये जानकारी? आपको क्या लगता है कि अगर कोई चीज ब्लैक होल के अंदर चली जाए तो उसका क्या होता होगा?